नमस्कार, मैं नेहा गुप्ता। और मैं जसरीत कौर और आप देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज़ चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मैंने आज कुछ लिखा है तो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। प्रॉब्लम से भागना नशे की तरफ, क्या ये सल्यूशन है? क्या ड्रग आपको प्रॉब्लम से लड़ने में मदद करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वास्तविक एस्केप है जो कुछ ही क्षणों के लिए आपको खुशी देता है। हर रोज़ हम 6 लोगों को खो रहे हैं इस ड्रग्स की वजह से। सबको मदद करें, उनसे बात करें, उनकी बात सुने, उन्हें समझे। आप उनको मदद कर कर एक फैमिली को और उनको एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं। से नो टू ड्रग्स। इस ड्रग दिवस पर चलो एक साथ एक दूसरे को इस ड्रग की समस्या से बाहर निकालें। तो आप सभी को ड्रग्स डे के बारे में पता ही होगा और ये बहुत ही अहम दिन है जिस पर बात की जाती है कि ड्रग्स को किस तरीके से हम छोड़ सकते हैं या इसके खिलाफ लड़ सकते हैं। तो नेहा जी, आपका इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल जसरीत, जिस तरीके से आपने लिखा है, इतनी सुंदर लाइनों के माध्यम से जो मैसेज आपने दिया है पूरे शहरवासियों को, जो भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग आजकल के अगर बात करें, अगर बच्चों की, जो युवा पीढ़ी है वो आजकल एक प्रचलन सी हो गई है। सिगरेट पीने की बच्चों की बहुत ज़्यादा लत लग गई है। घर के बाहर जो छोटे छोटे जो चाय की टपड़ियाँ होती है या जो छोटे छोटे पान के दुकान होते हैं गली गुच्चे में, वहाँ पर ज़्यादा जो है ऐसी स्थिति देखी जाती है। और हम कहीं ना कहीं जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, उनसे ये अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आपका बच्चा कुछ 13-14 साल की उम्र में अभी गुजर रहा है तो इस वक्त उनकी जो आप ध्यान देते हैं, जो केयर करते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा दीजिए। उनकी हर छोटी सी छोटी क्रियाकलापों पर आप उनको ध्यान दीजिए कि वो क्या क्या कर रहे हैं, और जिस तरीके से जब वो बड़े हो रहे हैं उनके साथ बैठिए और उनके साथ बातचीत कीजिए कि कहाँ पर कुछ तकलीफ तो नहीं है, कुछ परेशानी तो नहीं है, जिसके वजह से भी लोग ज़्यादा जो है इसमें एडिक्टेड होते जाते हैं और ये आगे चल करके एक बहुत बड़ा रूप जो है वो ले लेता है। तो हम यही चाहेंगे कि कोई भी ड्रग, नशा जो होता है एक छोटे से ही शुरुआत होता है, एक बार में ही कोई लेना शुरू नहीं कर देता। तो हम यही चाहेंगे कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो अगर अपने बच्चों को थोड़ा समझे और उनको थोड़ा सा बताए, समझाए कि ये सब कितनी हानिकारक है, वैसे भी बताते रहते हैं तो काफ़ी ये हद तक सुलझ सकता है। और अगर इसमें कोई है भी तो उनसे लड़े नहीं, उनसे गुस्सा ना करें, उनको समझाएं कि किस तरीके से वह ये चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। सोसाइटी भी उनको जज ना करे, जज करने के बजाय आप उनकी मदद करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े सुनते हैं। एक्टिव केसेस है 1,89,463, क्योर हो चुके हैं 2,85,636, डेथ हो चुकी है 15,301 की। महाराष्ट्र की बात करें तो एक्टिव केसेस है 63,357, क्योर हो चुके हैं 17,453, डेथ हो चुकी है 6,931 की। दिल्ली की बात करें तो एक्टिव केसेस है 26,586, क्योर हो चुके हैं 44,765, डेथ हो चुकी है 2,429 की। वेस्ट बंगाल की बात करें तो एक्टिव केसेस है 4,852, क्योर हो चुके हैं 10,190, डेथ हो चुकी है 606 की। सिक्किम की बात करें तो एक्टिव केसेस है 46, क्योर हो चुके हैं 39 और डेथ हो चुकी है 0 की। तो जिस तरीके से आंकड़ों पे हम अगर बात करें तो दिनों दिन सिलीगुड़ी में, पूरे उत्तर बंगाल में, पूरे हिंदुस्तान में और विश्व में तो विभिन्न जगहों पर बढ़ ही रहा है। लेकिन अगर हम बात करें अगर फ़िलहाल अभी सिलीगुड़ी की और उत्तर बंगाल की, तो हम देख रहे हैं कि दिनों दिन एक के बाद एक रिपोर्ट जो है वो आ ही रही है। ऐसा किसी दिन नहीं जा रहा है। इस बीते हफ्ते की अगर हम बात करें तो लगातार रूप से रिपोर्ट जो है वो सामने ही आ रही है और भारी पैमाने पर सामने आ रही है। आज की अगर बात करें तो कुल मिला जुला कर 13 रिपोर्ट जो है सिलीगुड़ी नगर निगम इलाके से सामने आई है, जिसमें से 38 नंबर वार्ड में 4 रिपोर्ट सामने आई है, 11 नंबर वार्ड से 2 और 33 नंबर वार्ड से भी 2 रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। इसके अलावा वार्ड नंबर 10, 4, 30 और 43 में से एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट जो है वो भी सामने आई है, लेकिन किस इलाके से आई है ये फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
और हमारी बात हुई थी सीएमओएच से, तो उन्होंने बताया कि दिसान कोविड अस्पताल में फ़िलहाल कोविड मरीजों की जो है संख्या वो 45 वो बता रहे हैं, और चैंग अस्पताल में 90 मरीज जो है कोरोना से संक्रमित वो वहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं कि कोरोना के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और बस गिने चुने वार्ड जो है वो सिलीगुड़ी में रह गए हैं। इसी बीच अगर हम बड़ी बात कहें सिलीगुड़ी के बाज़ारों की अगर बात करें, तो पिछले दिनों हमने देखा था कि विधान मार्केट, सिसिलार मार्केट और भी अन्य मार्केट को, हांगकांग मार्केट, वो सभी बंद हो गई। लेकिन आज की अगर बात करें तो सालूगढ़ा का जो बाज़ार है वह भी बंद कर दिया गया है, और पिछले दिनों रेगुलेटेड मार्केट को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। यानी कि अभी भी हम कह सकते हैं जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, तो वहाँ पर 100% अभी भी लॉकडाउन की ज़रूरत है। सिर्फ ये ज़रूरत नहीं है कि हाँ लॉकडाउन हो, लॉकडाउन 31 जुलाई के लिए इसको बढ़ा दिया गया है, लेकिन सारे गाइडलाइंस खुले हुए हैं, उसको मान करके चलना पड़ेगा आपको। और सभी दुकानें जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि खुल रही हैं, पब्लिक गैदरिंग हो रही है, तो ये काफ़ी सोचने का एक विषय जो है वो बना हुआ है। और एक जानकारी, जो 12वीं के बच्चे हैं जिनकी परीक्षाएं रह गई थी कोरोना की वजह से, उनके लिए एक बड़ी खबर हम आपको बताते हैं कि जो एग्ज़ाम होने वाले थे पश्चिम बंगाल बोर्ड के तरफ से, वो जो 2, 6 और 8 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाले थे वो रद्द हो चुके हैं, और उसकी जो डेट होगी वो आगे आएगी सामने, तो उसकी अपडेट्स वो हम आपको लगातार बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम आपको सुनाते हैं कि पिछले दिनों जब इंडो चाइना के गलवान घाटी में जब लड़ाई हुई थी, झड़प हुई थी, तो वहाँ पर हमारे देश के 20 जवान जो है वो शहीद हुए थे, और उस मुद्दे को लेकर के आज क्या स्थिति है वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। लद्दाख में चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। गलवान में सैनिक हटाने को तैयार, लेकिन अब तक नहीं हटाए। दूसरी तरफ चीन ने डेपसांग में सैनिक तैनात कर दिए हैं। भारत और चीन के बीच लद्दाख में जो कुछ हो रहा है उस पर इन दिनों सबकी नजर है। दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प हुई और फिर बातचीत का दौर भी शुरू हो गया, लेकिन एक्सपर्ट्स साफ देख रहे हैं कि चीन ऐसे बाज आने वाला नहीं है। दरअसल ऊपर से यह सिर्फ बॉर्डर विवाद जैसा दिखा रहा है, लेकिन इसके पीछे चीन की बड़ी प्लानिंग है, और अपनी इस प्लानिंग को पूरा करने के लिए चीन फिर ऐसी कोशिश करता रहेगा। इस सब के पीछे वजह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बड़ी योजना बेल्ट एंड रोड है। यहाँ शिंगजियांग से काराकोरम पास, फिर सियाचिन से होते हुए पाकिस्तान और बलूचिस्तान तक पहुंचेगा। चीन चाहता है कि पूरी गलवान घाटी उसकी हो जाए, जिससे उसके इस रूट का कोई खतरा नहीं रहे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीनी सैनिक भले अभी गलवान घाटी से वापस जाने को राजी हो गए, लेकिन अब फिर वापस जरूर आएंगे। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि गलवान घाटी पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए चीन ने बड़ी प्लानिंग की है। डेपसांग में उसने सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है, जो काराकोरम और भारतीय हवाई पट्टी के पास है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह ध्यान भटकाने की कोशिश का हिस्सा हो सकता है कि भारत अगर सैनिकों की तैनाती गलवान से ज्यादा डेपसांग में कर देती है, तो गलवान में वहां जमीन कब्जाने की कोशिश। हमने आपसे पहले भी अपील की थी कि आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप किस तरीके से खुद को बचाए रख रहे हैं कोरोना से, क्या मेजर्स आप ले रहे हैं और आपसे कैसे सीख सकते हैं, और लॉकडाउन के बारे में आपका क्या सोचना है कि लॉकडाउन फिर से जो है उसमें नए रूल्स तो आएंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे हम। और आप क्या सोचते हैं कि क्या रूल्स होने चाहिए आपके हिसाब से, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि हम लोगों को भी बता सके कि आपकी क्या राय है। तो आगे बढ़ते मैं आपको बताना चाहूँगी, जो ट्रेन सर्विसेज सारी चल रही थी उनको सबको बंद कर दिया गया है 12 अगस्त तक। तो आइए सुनते हैं विस्तार से। 12 अगस्त तक नहीं चलेंगी नियमित यात्री ट्रेनें, रेलवे ने जारी किया सर्कुलर। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने फैसला किया है कि नियमित यात्री ट्रेनें अगस्त से पहले नहीं चलाई जाएंगी। रेलवे ने इसको लेकर सर्कुलर जारी कर दिया है। रेलवे ने कहा कि 12 अगस्त 2020 तक कोई भी रेगुलर पैसेंजर ट्रेनें या मेल एक्सप्रेस नहीं चलेंगी। इसके साथ रेलवे ने कहा कि जिन यात्रियों ने रेगुलर ट्रेन सेवा के लिए 1 से 12 अगस्त तक का टिकट बुक करवाया है, उनके सभी टिकट्स कैंसिल कर दिए गए हैं। जिन यात्रियों ने इन तारीखों के दौरान का टिकट लिया है, उन सभी को रेलवे की तरफ से रिफंड कर दिया जाए। और आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाएंगे कि बिहार की स्थिति देखिए। इस बीच कोरोना से तो पूरा विश्व
जूझ रहा है, लड़ रहा है। लेकिन अगर हिंदुस्तान की अगर बात करें तो इस वर्ष 2020 बहुत कुछ नई सीख जो है वो दे रहा है, बहुत नए सारे अनुभव जो है वो हम कर रहे हैं। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं की अगर बात करें तो वो भी कुछ कम नहीं है। एक के बाद एक जो है प्राकृतिक आपदाएं होए ही जा रही थी। अगर भूस्खलन की, भूकंप की बात करें, बाढ़ की बात करें, आंधी की बात करें, तूफान की बात करें तो सब कुछ आ गया था। बिजली कड़कने की बात करें तो वो भी हो चुकी थी। लेकिन बिजली कड़कने से लोगों की मौत की स्थिति जो है वो भी नए तरीके से देखी गई है और भारी पैमाने पर इसकी आंकड़े जो है वो दिखे, जिनमें कुल मिलाकर 103 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग जो है वो घायल हो गए। तो हम बिहार ले चलते, वहां की स्थिति दिखाते हैं। बिहार में बिजली गिरने से 103 लोगों की हुई मौत, 3 दर्जन से ज्यादा लोग हुए हैं घायल। पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने जताया शोक, मुआवजे का किया ऐलान। बिहार के विभिन्न जिलों में गुरुवार को बारिश के दौरान ठनका गिरने से 103 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में ज्यादातर खेती किसानी से जुड़े लोग शामिल हैं। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग ने 83 लोगों की मौत की पुष्टि की है। सबसे अधिक गोपालगंज में 13 लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और राज्यपाल फागू चौहान और प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ठनके से लोगों की मौत पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। गोपालगंज में वज्रपात से 4 महिलाओं और एक इंजीनियरिंग का छात्र समेत 13 लोगों की मौतें हुई है, जबकि 14 किसान झुलसकर गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। मृतकों में बरौली के 4, थावे व उच्चक गांव के 2, हतुआ, कटैया, विजयपुर, बैकुंठपुर और माझा के एक व्यक्ति शामिल है। सिवान जिले में ठनका गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है और 4 जख्मी हो गए हैं। मृतकों में हुसैनगंज के 2, हसनुपरा, मरौआ, बढ़िरैया, गुटनीवा, लकड़ीबंज के एक व्यक्ति शामिल। ये बहुत दुखी खबर जो कि है वह बिहार से आई थी। आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक जलपाईगुड़ी की खबर जो कि एटीएम लूटने की खबर है। जैसे कि दिन ब दिन हम देख ही रहे हैं कि रोज़ कहीं ना कहीं चोरी हो ही रही है, एटीएम भी लूटे जा रहे हैं और यहाँ के चोर पकड़े गए और इनका यह भी कहना था कि इन्होंने 25 से 30 एटीएम इससे पहले लूट लिए हैं। तो आइए दिखाते हैं वहाँ की कुछ तस्वीरें। एटीएम लूट कांड के 2 आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार। अब तक 25 से 30 एटीएम लूट की घटना को दे चुके हैं अंजाम। जलपाईगुड़ी पुलिस ने एटीएम लूट कांड के 2 मुख्य सरगना को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इनके नाम मोहम्मद हाशिम उर्फ चुनिया व मोहम्मद मुस्ताकिम उर्फ फौजी है। बताया जाता है कि ये दोनों देश के विभिन्न हिस्से में अब तक करीब 25 से 30 एटीएम लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। गौरतलब है कि पिछले साल जलपाईगुड़ी के बैगुनतारी इलाके में स्थित एक एटीएम को इन दोनों ने गैस कटर से काट कर पैसे लूट लिए थे। घटना की जांच में जुटी पुलिस ने हरियाणा की पुलिस से संपर्क कर दोनों को गिरफ्तार किया। दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर गुरुवार को हरियाणा से जलपाईगुड़ी लाया गया। शुक्रवार को दोनों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश। और आगे बढ़ते हुए हम आपको ले चलते हैं मिरिक और वहां की स्थिति दिखाते हैं। जो भी कोरोना पेशेंट पाए गए थे उनके परिवार वालों का स्वाब टेस्ट किया गया है, तो वहां की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। मिरिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका ल्याब्टिस्ट नोयल सिमिकले आज मिरिकमा जति पनि कोरोना पोजिटिभ भेटिएका छन् उनीहरूका परिवार र सम्बन्धमा आएका मानिसहरूको स्वाब टेस्ट आज गरिएको अनि भोलिभित्रमा रिपोर्ट आउने बताएका छन्। उनले यस विषयमा थप जानकारी पनि गराएका छन्। आज टोटल हामीले 23 जना गरेको छौँ। यो जतिजना उनीहरूको फ्यामिलीसँग रिलेटेड छ र उनीहरूसँग कन्ट्याक्टमा थियो 23 जना कम्प्लिट भयो। सायद भोलिसम्म उनीहरूको रिपोर्ट क्लियर छ के छ त्यो आउँछ होला। भोलि चाहिँ अलमोस्ट 4 बजीसम्म त आउनुपर्ने आशा छ। अहिले गाडी रेडी भयो, गाडीमा जान्छ। कोही कन्ट्याक्टमा छ भने हामीले इन्फर्मेसन दिँदा त भयो। उनीहरूसँग कोही रिलेटेड छ भने चाहिँ अहिले हामीले एकदमै बेसी कन्ट्याक्टलाई त गराउँदैछौँ। सुखिया माने भजांग समष्टि के अध्यक्ष बुद्ध तामंग ने वहां के क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लिया और स्थिति देखी। तो आइए आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सुके मानेभन्ज्याङ समष्टि अध्यक्ष बुद्ध तामाङले पुबोङ आलुबारी अनि कुलुकपाखाको पहिरोग्रस्त क्षेत्रको क्वारेन्टाइन केन्द्रको भ्रमण गरे। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सुके मानेभन्ज्याङ समष्टि अन्तर्गत पुबोङ आलुबारीमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सुके मानेभन्ज्याङ समष्टि अध्यक्ष बुद्ध तामाङ तथा संयुक्त सचिव पूर्व छिरिङ शेर्पाले बाहिरबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै विभिन्न क्वारेन्टाइन केन्द्रको भ्रमण अभियान जारी राखेका छन्।
यसै क्रममा समष्टि हेल्प डेस्कको पहलमा कुलुकपाखाका दिपेश तामाङ तथा अन्यसँग भेट गरेर स्वास्थ्यबारे जानकारी लिए। कुलुकपाखा इन्द्रेणी परिवार समाजद्वारा व्यवस्था गरिएको क्वारेन्टाइन केन्द्रको तिनले भ्रमण गरेका छन्। इन्द्रेणी परिवार वेलफेयर समितिका सभापति अनि अन्य सदस्यसँग तिनले कुराकानी पनि गरे। यसरी नै गत केही दिन अघिदेखि परेको पानीको कारण कुलुकपाखाका प्रशील देवानको घर नजिक पहिरो गएको कारण तिनको खेती गर्ने जमिनमा ठूलो क्षति भएको थियो भने घरलाई समेत क्षति हुने प्रबल सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर तामाङले समष्टिको तर्फबाट पहिरो रोकथामको निम्ति उचित पहल गरिदिने आश्वासन दिएका छन्। भौगोलिक रूपमा सुकेपोखरीको कुलुकपाखा दार्जिलिङ बजारदेखि धेरै टाढा रहेको साथै दुर्गम क्षेत्र भएकोले यहाँ धेरै समस्याहरू रहेको जसको सीधा असर स्थानीय जनसाधारणलाई परिरहेको विषयमा बुथ कमिटी सचिव सङ्गम राईले समष्टि सभापति बुद्ध तामाङलाई भ्रमण अवधि जानकारी गराएका छन्। आजको भ्रमणमा सुके खण्ड समिति सचिव प्रणय राणा, पुबोङ पुसिम्बुङ खण्ड समिति सचिव सुनिल राई, बुथ कमिटी सचिव सङ्गम राई, विकास राई आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। म तपाईँको 7 तारिक आइपुग्यो। त्यस्तो केही पनि छैन हामीलाई है, समाजहरूबाट अथवा हेल्थहरूबाट पनि हामीलाई राम्रै सपोर्टहरू छ। अहिलेसम्म त्यस्तो असुविधा राम्रै पाइरहेको छ। अन्त जस्तै अहिले यो जुन चाहिँ क्वारेन्टाइनको एउटा होम क्वारेन्टाइनको एउटा नियम पालन गर्नुपर्ने जति पनि थियो त्यसको आधार अनुसार चाहिँ अब हामीले गर्दैछौँ। अनि आएर भाइहरूलाई यसो चेकचाक पनि गर्दैछौँ। साथै गाउँबाट सबैजनाले आफ्नो अब हेरेर सबैजनाले उहाँहरूसित जोगाजोगी हुँदैछ र राम्रोसँग बातचितहरू गर्दैछौँ। उनीहरूको जति अब क्वारेन्टाइनमा जति बस्नुपर्ने छ त्यो बसिसकेपछि चाहिँ हामी हेल्थकोहरूसित सल्लाह गर्छौँ र कसरी निकाल्नुपर्ने के गर्नुपर्ने हामी हेल्थलाई सल्लाह मागेर अन्त आइसिडिएसलाई सल्लाह मागेर हामी त्यो किसिमले चाहिँ गर्छौँ। वृद्ध मान्छे हो अनि यो भानितले यहाँ केही भनिदिनुहोस् भन्ने कारणले चाहिँ यहाँ अहिले जुन चाहिँ संसारमा चलेको विश्वमा चलेको यो रूढीमा जुन चाहिँ गाउँको या सुनिल भानिजको मार्फतबाट जुन चाहिँ गाउँको युवकहरूले झट्टै अपनाएर अहिले राखेको नियममा यहाँ किसन गतराजको परिवार आउँदै हतार युवाहरूसित मिलाएर यो सुनिल भानिजकै अन्डरको त्यो 2-3 वटा घरहरू थियो त्यहाँ उनीहरूले नै युवकहरूले गरेर झटाझट गरेर यिनीहरूलाई राख्नलाई बन्दोबस्त मिलायो र मलाई खुसी लाग्यो। अन्त कहीँ जङ्गलतिर कहीँतिर राख्ने योजना भएन हाम्रो। सुरक्षासित बारेर यिनीहरूलाई यहाँनिर 14 दिन पालन गर्ने नियम बताएपछि यिनीहरू किसन गतराजले पनि एकदमै राम्रोसित नियम पालन गरे। यिनीहरूले पनि यो 2 जना केटाहरू थियो तर यिनीहरूले पनि यता रखरख उताउति गरेन, नियम पालन गरेर गाउँले सहयोग गरे सबै। यहाँ मात्रै होइन, यहाँ माथि 2टा परिवारमा पनि त्यसरी नै सुरक्षित नै राखेको छ र यसरी नै सुरक्षित राखेकोमा अरूले पनि राखोस् भन्ने हाम्रो पनि ज्ञान छ र यो गाउँको युवकहरूले पनि यसो ज्यान दिएर नै दौडधुप गर्दैछ। अहिले सबतिर के को खाँचो पर्यो, के असुविस्ता पर्यो भन्दैछ तर अझै पनि आउनेहरू छ गाउँमा हुँदैबाट र यहाँ गाउँको युवकहरू र यहाँ सुन्ने मानिसहरू सबै मिलेर अझै एउटा रुमहरू एउटा घर राखेको छ यिनीहरूले र झट्टै आइगयो भनेदेखि त्यो घर पनि तयारी राखेको छ, सुरक्षितै छ र यसरी नै जङ्गलतिर नराखेर सुविस्तासित यसरी राखेर र यो जुन चाहिँ भाइरसबाट सबै नै बाँचोस्, सुरक्षा रहोस् गाउँघर समाज पनि भन्ने चाहिँ हाम्रो विचार ध्येय छ। यसरी नै अरूले पनि गाउँमा यो देखेर नै सबैलाई सुरक्षित राखोस्। विचारहरू त अब त्यही हो। सर्वप्रथम पहिला मेरो गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै अभिभावकहरूलाई म आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। साथै हेल्थदेखि आउनु भएको कार्यकर्ताहरूलाई पनि म हामीलाई यहाँ हेरचाह गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। डिपार्टमेन्टबाट सबैबाट आउनुभएको सबै दाजुभाइहरूलाई मबाट धन्यवाद छ। र हामी धेरै जग्गा सुन्यौँ, अहिले त नेटको जमाना छ होइन। अब यहाँ के हुँदैछ अर्को जग्गामा यहाँको मान्छेले बुझेको हुँदैन, अर्को जग्गामा जानिहाल्छ, बुझिहाल्छ। त धेरै जग्गामा देख्यौँ क्वारेन्टाइनमा यस्तो खालको जग्गातिर राखेको रहेछ मान्छेहरूलाई, यस्तो गरेको रहेछ। तर हामी पनि सिलगढीबाट आउँदा त्यस्तै सोचेको थियौँ। अब काहीँ अब हामीलाई पनि त्यस्तै जग्गा अब काहीँ त्यस्तै दुःख उठाउनु पर्छ होला 14 दिन भनेर हामी परिवार बात गर्दै आएका थियौँ। त्यस्तै सोचेको थियौँ। तर आज हामी यहाँ मेरो गाउँ अब छोटापुङ न्यू आलुबारी बस्तीमा आइपुगेर चाहिँ मलाई यति साह्रो खुसी लाग्यो, यति साह्रो
गर्व लाग्यो कि मेरो गाउँलेहरूले यति साह्रो सुरक्षितसँग हामीलाई बस्ने जग्गा बनाइदिएको रहेछ। अब केही पनि हामीलाई उयो भएन, असुविस्ता भएन। जस्तै अब हामीलाई खानापिनादेखि लिएर बस्नु सस्नु केही कुरोको असुविस्ता भएन। सबै कुरो नि A to Z हामीले जस्तो हामी सिलगढीमा मेरो घरमा बसेको थियौँ त्यस्तै नि मलाई फिल भयो। केही कुनै किसिमको अब नराम्रो केही फिलै भएन हामीलाई। हामी क्वारेन्टाइनमा बसेको छौँ भन्ने फिलै भएन हामीलाई, एकदमै फिलै हुनु दिएन मेरो गाउँलेले। सुके मानेभन्ज्याङ समष्टि तो आगे बढ़ते हुए एक खबर सुनाना चाहूँगी। बिजली का बिल जो कि है वह घर पर बैठकर भुगतान कर सकते हैं, ऐसा कहा है जो कि बिजली विभाग के लोगों ने। तो आइए देखते हैं वहाँ की एक खबर। लाताबारी ग्रामीण अस्पताल में ट्यूनेट मशीन का हुआ उद्घाटन। कोरोना टेस्टिंग में आएगी तेजी। राज्य में पहली बार अलीपुरद्वार जिले के ग्रामीण अस्पताल में कोरोना टेस्ट के लिए ट्यूनेट मशीन लगाई गई है। गुरुवार को अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी ब्लॉक के लाताबाड़ी ग्रामीण अस्पताल में अत्याधुनिक ट्यूनेट मशीन का उद्घाटन किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ट्यूनेट मशीन लगाने के बाद जिले में कोरोना टेस्टिंग में तेजी आएगी। जानकारी के अनुसार मुख्य रूप से अलीपुरद्वार जिला परिषद के मेंटर मोहन शर्मा व सहकारी सभाधिपति मनोरंजन डे की विशेष पहल पर 3 ट्यूनेट मशीन जिले में लाई गई है। इनमें से एक अलीपुरद्वार कोविड अस्पताल में काम करना शुरू कर दी है। लाताबाड़ी ग्रामीण अस्पताल में इस मशीन का उद्घाटन किया गया। तीसरी मशीन जिले के बीरपाड़ा अस्पताल में लगाई जाएगी। बृहस्पतिवार को लाताबाड़ी अस्पताल में इस परियोजना का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अलीपुरद्वार जिला परिषद के मेंटर मोहन शर्मा, मनोरंजन डे जिला शासक सुरेंद्र कुमार मीना, जिला परिषद के सभाधिपति शीला दास सरकार समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे थे। আমরা একদিন বসেছিলাম একটা মিটিংয়ে, টাস্ক ফোর্সের মিটিং ছিল। মিটিংয়ে আমরা ভাবলাম যে না, আমাদের এই জেলার জন্য কিছু করা উচিত। তখনই আমরা দুটো মেশিন, একটা আমাদের সম্মানীয় সহকারী সভাধিপতি শ্রী মনোরঞ্জন দে মহাশয় এবং আমি একটা করে মেশিন দেওয়ার অঙ্গীকার করলাম। একটা আলিপুরদুয়ারে যেটা অলরেডি বসে গেছে, একটা কালচিনি। তারপরে আবার আমার একজন বন্ধু ওকে বলে আরেকটা মেশিন আমরা কাল পরশুর মধ্যে বসবো, সেটা বীরপাড়া। মানে আমাদের উদ্দেশ্য হলো আলিপুরদুয়ারটা কৃষি বলয় ওই এলাকায় বা টাউন ওটা কভার করবে, আর লতাবাড়ি আর যে বীরপাড়া যেটা যে দুটো আছে এই দুটো আমাদের চা বাগানটা পুরোপুরি কভার করবে। আমাদের উদ্দেশ্য একটাই, একটাও মানুষ যেন আমাদের না মরুক, একটা মানুষই যেন মানে বিনা টেস্টে যেন ওর ক্ষতি না হোক, তার জন্য কিন্তু আমাদের এই প্রচেষ্টার মধ্যে আমরা দুই ভাই মিলে দুটো দিয়েছি আর একজন আমার বন্ধু। দিনে কত পরীক্ষা হবে? দিনে কত পরীক্ষা হবে? দিনে 40টা, কমসে কম 40টা উপরে হবে, কিন্তু আপাতত আমরা 40টা করে একটা প্রোগ্রাম নিয়েছি। माफ कीजिएगा, ये हम आपको दिखा रहे थे अलीपुरद्वार की स्थिति, जहां पर कुछ नई मशीनों का उद्घाटन किया गया है, लगाया गया है, जिससे वहां पर अब कोरोना के जो भी टेस्ट होंगी वो तेजी रफ्तार से हो पाएंगे। और अब हम आपको दिखाते हैं मिरिक की स्थिति, जहां पर बिजली की जो पे कर पाएंगे आप, वो घर बैठे ऑनलाइन द्वारा ही करने के लिए अपील की गई है। वहां की स्थिति दिखाते हैं। बिजुलीको बिल भुक्तानमा उपभोक्ताहरूको भीड लाग्ने गरेकोले विभागले घरैबाट सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई अनलाइन विद्युत बिल भुक्तान गर्ने आग्रह गरेका छन्। विभागका बुद्ध तामाङले विभागको कार्यालय खुल्ला नै रहनेछ, बिल भुक्तान प्रक्रिया पनि जारी नै रहनेछ, तर भीडभाडलाई रोक्न आजको आवश्यकता भएकोले विद्युत बिल भुक्तानको माध्यम विभिन्न अनलाइन एप्सहरू रहेको अनि विभागकै पनि एप्स रहेकोले अनलाइन भुक्तान गर्ने अपिल गरेका छन्। र हजुरहरूलाई यो बिजुली बिल भुक्तानबारे एउटा छोटो जानकारी दिन गइरहेको छु। र मिरिकमा कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि बिस्तारै मिरिक पनि एउटा रेड जोनमा परिणत हुन गइरहेको छ। र यसले गर्दाखेरि हाम्रो इलेक्ट्रिक अफिसमा पनि एउटा सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन नभएको जस्तो मलाई लाग्छ है। मिरिकमा लगभग 13,000 जस्तो कन्ज्युमर छ है। र यहाँनिर भोलिको दिनमा कसै एकजना पोजिटिभ केस आएर हामीसँग संक्रमित भए मिरिकको सम्पूर्ण कन्ज्युमरलाई नै यो अब खतरा हुन सक्छ। र यसले गर्दाखेरि हजुरहरूले जुन चाहिँ आफ्नो इलेक्ट्रिक बिल छ त्यो घरमै बसेर तपाईँहरूले अनलाइन पेमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो अफिस खुला नै रहनेछ, किनभने हामी आफ्नो एउटा ड्युटीले गर्दाखेरि, मजबुरीले गर्दाखेरि हामी ड्युटी आउनु नै पर्छ। काउन्टर खुला नै रहनेछ, हाम्रो टेक्निकल सेक्सन खुला नै रहनेछ। तर यो इलेक्ट्रिक बिल जुन चाहिँ छ हजुरहरूले धेरैवटा माध्यमबाट अनलाइन पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै एउटा एयरटेल मनी भयो, अर्को भोडाफोन एम पैसा, पेटिएम, फोन पे,
विद्युत सहयोगी यस्तो धेरैवटा एप्सहरू छ जसबाट तपाईँहरूले आफ्नो इलेक्ट्रिक बिल पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र यो एप्सहरू तपाईँहरूले चलाउन नजाने हजुरहरूले गुगलमा गएर हाम्रो वेबसाइट wbsedcl.in याद गर्नुहोस् wbsedcl.in यसमा गएर तपाईँहरूले त्यहाँनिर आफ्नो कन्ज्युमर आइडी हालेर पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र यति भन्दै मेरो यो छोटो जानकारी यही। तो ये मिरिक के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जहाँ पर कहा गया है कि आप बिजली का बिल जो कि है वह ऑनलाइन पे करें तो बेहतर है। हम आपसे भी यही अपील करना चाहेंगे कि अगर ज़रूरी ना हो तो आप घर से ही ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं बिल का, और बाकी भी बिल जो भी है इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, आप सभी घर से कर सकते हैं और बाहर जाने की ज़रूरत ना हो तो ना जाइए। बिल्कुल। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए एक बार मिरिक की तरफ ले चलते हैं आपको, जहां पर 7 दिनों के लिए उसे लॉकडाउन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो वहां की स्थिति आपको दिखाते हैं। आज महकुमा प्रशासन, नगरपालिका अनि व्यवसायी संगठनले संयुक्त रूपमा मिरिक बजार 7 दिनसम्म बन्द राख्ने निर्णय लिएको छ। आज मिरिक स्थित जिटिए ब्रान्च कार्यालयमा मिरिक महकुमा अधिकारी अश्विनी कुमार रोय, नगरपालिका अध्यक्ष एवं जिटिएका कार्यकारी सदस्य एलबी राई लगायत वार्ड कमिश्नर पूनम विश्व, विनिता राई, पुलिस प्रशासन अनि व्यवसायी वेलफेयर संगठनका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न बैठकमा मिरिकलाई सुरक्षित राख्न तथा आम नागरिकलाई संक्रमणबाट टाढा राख्न उक्त निर्णय लिएको छ। बैठकपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै मिरिक महकुमा अधिकारी अश्विनी कुमार रोय अनि नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राईले पोजिटिभको घटना प्रकाशमा आएपछि मिरिकलाई सुरक्षित राख्न यस प्रकारको निर्णय लिएको बताएका छन्। जुन चाहिँ लगातार जुन चाहिँ अब कोरोनाको मतलब एउटा नेगेटिभ रिपोर्ट आउँदैछ होइन, यसले गर्दाखेरि मिरिकलाई अब हामीले सल्लाह गऱ्यौँ आज मतलब कृष्णको मार्चिनेसन र बजारको मार्चिनेसनसँग लिएर र उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर उहाँहरूको पनि एउटा भनाइ मतलब एउटै थियो कि मतलब मिरिकलाई सेफ्टी राख्नुपर्छ, मिरिकलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरो। यसको लागि उहाँहरूसँग आज हामीले मिटिङ बसेको छौँ र म उहाँहरूसँग सरसल्लाह गरेर 7 दिनको लागि चाहिँ मतलब दोकानपाट टोटली मतलब मिरिकमा बन्द गर्ने र गाडीवालाहरूलाई पनि हामी अपिल गर्छौँ, यहाँ तपाईँहरूको माध्यम च्यानलले अपिल गर्छौँ गाडीहरू पनि नकुदाइदिने एउटा अपिल गरेको हुन्छौँ। र विशेष गरी जुन चाहिँ 7 दिनको भित्रमा सिलगढीदेखि कुनै पनि सरसामानहरू नल्याइदिने, किनभने 7 दिनभित्रमा यहाँ मान्छेको हाम्रो मतलब सब्जीहरू त मतलब हाम्रो बारीतिर पनि अहिले बर्खा मास लाग्यो, बारीतिर पनि छँदैछ र कुनै पनि एउटा फुटपाथ एउटा मिरिकलाई एउटा हामीले जोगाउन लागि एउटा प्रत्येक नागरिकको जिम्मेवारी भएको कारणले गर्दाखेरि मार्चेन्ट एसोसिएसनले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनु भएको छ र कृष्णहरूको मार्चेन्ट एसोसिएसनले पनि एउटा आफ्नो जिम्मेवारी सबैजना मिलेर चाहिँ मतलब मिरिक एउटा जोगाएर राखौँ र यसलाई हामीले अपिल गर्नु। तर विशेष गरी यहाँनिर आज मिटिङमा के एउटा कुरा आयो भन्दाखेरि मिरिकमा हेर्नुहोस् धेरै कर्मचारीहरू बाहिरबाट आएर काम कुरो गर्ने गर्छन् र उहाँहरूलाई मतलब काम कुरो गर्नु लागि हामीले रोकेका छौँ। तर एउटा के भन्दाखेरि रुल्स र एउटा मतलब डिस्टेन्स मेन्टेन भन्ने कुरो सबै कुरो हुनु पऱ्यो र उहाँहरूलाई पनि हामी अपिल गर्छौँ उहाँहरू मतलब एकरै घरतिर नगइदिएर मिरिकमै बसेर काम कुरो गरिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। किनभने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अफिसियल कर्मचारीहरू उहाँहरू हाम्रो नआइज यहाँ काम नगर्दा भनेको छौँ न र उहाँहरू जुन चाहिँ घरमा बसेको छ त्यही घरमा रेन्ट लिएर बस्यो भने एउटा राम्रो हुन्थ्यो र त्यसले गर्दाखेरि कतिवटा कुरो मतलब मिरिकलाई एउटा सुरक्षित राख्नु लागि उहाँहरू सबैलाई हामीहरू एसटी साहब हामीहरू म्युनिसिपालिटीको तर्फबाट हामी सबैको थानाको तर्फबाट हामी अपिल गर्छौँ एउटा मिरिकलाई चाहिँ मतलब एउटा राम्रोसँग राखौँ र जुन किसिमले यहाँ हाम्रो गाडी घोडाहरू चल्छ अनवश्यक गाडी घोडाहरू नचलाइदियोस् र सिलगढीमा अनवश्यक कामले गरेर नजाओस्। मतलब धेरै मतलब उसहरू छ अब दोकानको मतलब कम्प्लेनहरू छ कि मतलब सिलगढी जाँदै आउँदै गर्छ, त्यसलाई हामीले कसरी रोक्नु भन्ने कुरो र हामी तपाईँहरूको माध्यमद्वारा अपिल गर्छौँ। उहाँहरू मतलब एउटा मिरिकमा आज मार्चेन्ट एसोसिएसनले र कृष्णहरूको मार्चेन्ट एसोसिएसनले हामीले एउटा जो डिसिसन लिएको छौँ त्यही एउटा सामाजिक डिसिसन एउटा समाजको डिसिसन लिएर मानिदिने र मिरिक साउन्डिङ इलाकामा कतिवटा सानोतिनो दोकानहरू होला त्यो पसलहरू त्यो पनि उहाँहरूले मतलब खुल्लासँग नराखिदिने हामी सबैलाई एउटा अपिल गर्छौँ। आज महकुमा प्रशासन, नगरपालिका अनि व्यवसायी। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं खबर सूखिया पोखरी से, जहां पर एक युवक जो कि है वह सूखिया पोखरी से थे और वह स्वस्थ होकर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वह जंग लड़कर जीत कर घर लौट गए। तो आइए आपको दिखाते हैं वहाँ की कुछ तस्वीरें। कोरोना संक्रमणको कारण सिलगढी कोभिड अस्पताल लगिएको सुकीखण्ड अन्तर्गत गोपालधारा चियाबारी मालीधुरा निवासी शुभम थामीको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि तिनलाई सुरक्षित आफ्नो घर ल्याइएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
समाजका राजेश राईले दिएको जानकारी अनुसार स्वास्थ्य भएर फर्किएका शुभमको कोरोना पोजिटिभ भएको खबर सार्वजनिक हुनासाथ गोपालधारा, मगरजोङ, चियाबारी, अरेन्ज भिल्ला लगायतका क्षेत्रमा व्यापक सनसनी फैलिएको थियो। तथापि तिनको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि ग्रामवासीमा खुसीको लहर छाएको छ। त्यो कोरोनाको चाहिँ अलिकति डर थिएन, तर जब के भयो भन्दाखेरि मलाई विश्वासै भइरहेको थिएन कि मलाई कोरोना पोजिटिभ भयो, कसरी भयो भनेर है, त्यो कुराहरू थाहा थिएन, त्यस्तो विश्वास थिएन। तर पनि जब सबै भिड भएर त्यस्तो कुराहरू गर्न थालेपछि चाहिँ अलिकति टेन्सन बढ्दै गयो मनमा, त्यस्तो कुराहरू भयो। त्यस्तो अनुभवहरू गरेँ मैले, अलिकति टेन्सन भएको जस्तै। हजुर, मलाई सम्पूर्ण विशेष गरेर है त्यहाँबाट यहाँसम्म सम्पूर्ण हाम्रो गाउँ समाज अनि साथै जिटिएको सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। विशेष गरेर म धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूलाई। विशेष ती कार्यकर्ताहरूमध्ये म अमित देवन दादा उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँहरूले धेरै कुरो त्यो यहाँबाट दिल्ली बागडोग्रा एयरपोर्टबाट अनि यहाँ तल होम क्वारेन्टाइन गेस्ट हाउस होम क्वारेन्टाइनसम्म आउनुमा उहाँले धेरै कुराहरूमा सहायता गर्नुभयो। कोरोना संक्रमणको कारण सिलगढी कोभिड अस्पताल लगिएको सुकेखण्ड अन्तर्गत गोपालधारा, चियाबारी, मालीधुरा निवासी शुभम थामीको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि और आगे बढ़ते हुए सुखिया पोखड़ी एक बार आपको ले चलते हैं और वहाँ पर जो लोग होम क्वारंटाइन में रह रहे थे सुखिया के तिब्बतियन में, वो ठीक होकर के अब घर जा चुके हैं। तो वहाँ की स्थिति दिखाते सुखिया पोखरी से। पोखरेबुङ सांगेटार स्थित साम्बोटा टिबेटियन स्कुलमा सहयोगी हातको देखरेखमा सञ्चालित सेल्टर होममा क्वारेन्टाइन बसेका मानिसहरूले 14 दिनको अवधि सुरक्षित रूपमा रहेपछि आज उनीहरूलाई ससम्मान मुक्त गरिएको छ। स्वास्थ्य विभागीय सुपरभाइजर अनुडोमा भोटिया अनि एएनएम भवना राईले स्वास्थ्य जाँच तथा थर्मल स्क्यानिङ गरेपछि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइन मुक्त गरिएको थियो। यो क्वारेन्टाइन मुक्त गरिएको 9औं ब्याज रहेको छ। आज क्वारेन्टाइन मुक्त हुनेहरूमा साङमा रानीवनका अतीत तामाङ र राजेन तामाङ अनि टर्जम चियाबारीका विजय सेन्चुरी र दिपेश राई तथा अन्य रहेका छन्। यो जुन पोखरेबुङको सेन्ट्रल हाउसमा भाइहरू सहयोगी हातहरूद्वारा तपाईहरूले जसरी नानीहरूलाई अहिलेसम्म राखिदिनु भएको छ र जुन पाराले गर्नुभएको छ, तपाईँहरूले यो जुन रुल एन्ड रेगुलेसन पालन गरेर राख्नुभएको छ, यो चाहिँ एउटा हेल्थमा हुनुपर्ने रुल एन्ड रेगुलेसन अनुसार नै तपाईँहरूले राखिदिनु भएको छ। भाइहरू पनि त्यही पाराले बस्यो होइन, आफ्नो आफ्नो रुमभित्र सेफ भएर सोसियल डिस्टेन्स अप्नाएर बस्नुभयो होइन, र यस्तो पाराले तपाईँहरूले जुन राखिदिनु भएको छ। र हामी यसले हाम्रो कतिवटा अपुगहरू छ, हामीले केही गर्नु सकेको छैनौँ र तपाईँहरूले जे गरिदिनु भयो र सहयोगी हातलाई चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै 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 थ्याङ्क यू हामी हेडबाट पनि। र भाइहरूले जुन चाहिँ सत्रीहरूले जानुहुँदैछ र हेडको बहिनीहरू राखेर गयो र यो गरेर पनि कति तपाईँहरूलाई के प्रब्लम पर्यो, के भयो अरे भन्ने निस्केर चाहिँ सब सेन्टर प्रत्येक एरियामा छ, आशा बहिनीहरू छ, उनीहरूसँग तपाईँहरूले सम्पर्क राखिदिनु ल। कोरोना वायरस रिलीफ फंड सोसाइटी ने सिलीगुड़ी ने आज कालिम्पोंग जिला पुलिस एवं कालिम्पोंग नगर पालिका के सदस्यों को सम्मानित किया एज अ कोरोना वॉरियर। तो आइए आपको दिखाते हैं वहाँ की कुछ तस्वीरें। कोरोना भाइरस रिलीफ फंड सोसाइटी सिलगढीले आज कालेबुङ जिल्ला पुलिस अनि कालेबुङ नगरपालिका टोलीलाई सम्बर्धना जनाएको छ। विशेष गरी कोरोना भाइरसलाई लिएर देशव्यापी डाकिएको लकडाउनको अवधि जिल्ला पुलिस अनि नगरपालिकाले सक्रिय कार्य गरे बापत यसरी सम्मान जनाइएको थियो। सोसाइटीका प्रमुख प्रदीप बन्साल अनि सञ्जय मित्तलको अगुवाईमा आएको टोलीले आज सर्वप्रथम यहाँको कालेबुङ थानामा आएर जिल्ला पुलिसका विभिन्न आला अधिकारीहरू लगायत कर्मचारीहरूलाई खदा लगाई प्रशंसा पत्र इत्यादि प्रदान गरी सम्मान जनायो। कालेबुङ जिल्ला पुलिस अधीक्षकले सोसाइटी प्रति आभार प्रकट गरेका छन्। यस्तै प्रकारले नगरपालिका चेयरम्यान अनि उनका काउन्सिलरहरूको टिम लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई खदा एवं प्रशंसा पत्र प्रदान गरी सम्मान जनाइएको छ। नगरपालिका चेयरम्यान रवि प्रधानले सोसाइटीको यस पहलप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। विशेष गरी जुन चाहिँ कोरोनाको समयमा जुन प्रकारले हामीले एउटा रिलिफ बाँड्ने काम गरेको थियौँ है, र त्यसमा हामीले नगरपालिका क्षेत्रलाई मात्रै टार्गेट नगरेर गाउँ बस्तीतिरसम्म पनि हामी गएको थियौँ। र त्यसमा जुन प्रकारको एउटा हामीलाई एउटा ब्याकबोन भनौँ, जुन प्रकारको हामीलाई सहयोग परेको थियो, जुन प्रकारले हामीले नगरपालिकाको आफ्नो फन्डले यो रिलिफहरू बाँड्ने यो प्रकारको त अब गभर्मेन्टबाट कुनै यस्तो सहुलियत आएको थिएन। र त्यसमा हामीले जुन प्रकारको नगरपालिकाको बोर्डको
काउन्सिलर्सहरू अनि मेरो भाइस चेयरम्यानको साथमा अनि केही दाताहरूको सहयोगमा हामीले जुन प्रकारले यसरी रिलिफहरू बाँड्ने काम जुन गरिरहेको थियौँ त्यसताक बिचमा हाम्रो गुरु सूचका जो सुमित भाइ जो यहाँ कालिम्पोङमा छ उहाँले पनि एउटा इच्छा गर्नुभयो कि सिलगढीमा जुन प्रकारको एउटा कोरोना भाइरस रिलिफ फन्ड सोसाइटी बनिएको छ जसमा लायन्स क्लब पनि त्यसमा जडित छ र उहाँहरूले एउटा यो रिलिफ बाँड्ने तपाईँहरूसँग मिलेर काम गर्छु भन्दाखेरि हामी एकदमै उहाँलाई वेलकम गऱ्यौँ र हामीले सोचेको थिएनौँ जुन प्रकारले कोरोना भाइरस रिलिफ फन्ड सोसाइटी सिलगढीले यो प्रकारको हामीलाई सहायता पुर्याउँछ भनेर र जुन प्रकारको हामीले ब्याकबोन एउटा सपोर्ट पायो त्यसको कारण नै आज हामीले कालिम्पोङमा जुन प्रकारको गाउँ बस्तीदेखि लिएर हाम्रो वार्ड जति पनि छन् ती जग्गाहरूमा जुन प्रकारको रिलिफ एउटा बृहत रूपमा एउटा ठुलो कार्यक्रम गर्नु सक्यौँ जो चाहिँ हामीले 52 दिनसम्म लगातार हामीले यसरी रिलिफ बाँड्नुमा हामी सक्षम भएको थियौँ। यसमा कहीँ कतै हामीले एकदमै त्यसमा सङ्कोचै छैन जसमा चाहिँ हामीले भन्नुपर्दाखेरि कोरोना भाइरस रिलिफ फन्ड सोसाइटी सिलगढीले एकदमै ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ र हामीले उहाँलाई धन्यवाद पनि दियौँ र त्यो धन्यवाद हामीले दिनुपर्ने कुरामा उहाँहरू स्वयं आफू नै यहाँनिर सिलगढीबाट आएर हामीले जुन प्रकारको कालिम्पोङमा एउटा सेवा पुऱ्यायो अब रिलिफ आयो त्यसलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ र डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि हरेक घरमा गएर हरेक मान्छेको आँगनमा पुर्याउने काम सबभन्दा ठुलो जटिल समस्या थियो जुन समयमा मान्छेहरू कोरोना लाग्छ कि पोजिटिभ पो भइहाल्छ कि भनेर छिसी दुलुर जस्तो एउटा सोसल डिस्टेन्सिङदेखि लिएर धेरैवटा कुरादेखि यहाँनिर मान्छेहरूलाई एकदमै त्राही परेको बेलामा हाम्रो जुन चाहिँ फ्रन्टलाइन वरियरहरूले जुन प्रकारको एकदम लाइफ रिस्कमा राखेर होस् या जस्तै होस् घर परिवारलाई त्यागेर जुन प्रकारले एक दिन नबिसाइकन 52 दिनसम्म सेवा गरे त्यसमाथि उहाँहरू एकदमै खुसी भएर चाहिँ एउटा आभार व्यक्त गर्नुको निम्ति उहाँहरू स्वयं जुन यस टिमका मुख्य हामी भनौँ प्रदीप बन्सलज्यू है मुकेश सिनाल जयन्ती शाह सञ्जय मित्तल यस्तै धेरै दाताहरू थिए उहाँको। आगे बढ़ते हुए मालदा ले चलते और वहाँ पर दिखाते मालदा अस्पताल की स्थिति। साथ ही साथ इन दिनों मालदा में बहुत ज़्यादा कोरोना के केस सामने देखे जा रहे हैं। फिलहाल मौजूदा आंकड़े जो है 473 हैं और वहीं 5 साथी में दूसरा कोविड अस्पताल जो है उसकी शुरुआत हो रही है, कामकाज चल रहे। तो मालदा से वहाँ की स्थिति दिखाते हैं। मालदा में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना वायरस। कुल 473 लोग पॉजिटिव। जिले में फिलहाल एकमात्र कोविड अस्पताल पाथ साथी भवन में बनाया जा रहा है दूसरा कोविड अस्पताल। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में कोरोना वायरस बड़ी तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना आम लोगों के साथ साथ प्रशासनिक महकमे में भी अपनी पैर जमानी शुरू कर दी है। इस बीच ओल्ड मालदा के बीडीओ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उससे पहले 2 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल मालदा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 473 है। इनमें से अधिकतर मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि करीब 200 लोगों का इलाज कोविड अस्पताल में चल रहा है। इस समय मालदा जिले में एकमात्र कोविड अस्पताल में कोरोना मरीज का इलाज चल रहा है। आइसोलेशन सेंटर भी लगभग भरा पड़ा है। इस बीच जिले में कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर प्रशासनिक अधिकारियों ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अलग से इंतजाम करना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार ओल्ड मालदा के नारायणपुर में 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित पाथ साथी भवन को कोविड अस्पताल के रूप में तब्दील किया जा रहा है। गुरुवार दोपहर से ही इस भवन के दूसरे माले में कोरोना मरीजों के लिए करीब 25 बेड तैयार किए जाने का काम चल रहा है। प्रशासनिक सूत्र के अनुसार ओल्ड मालदा के बीडीओ जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं उनका यहाँ इलाज किया जाएगा। वहीं आज अतिरिक्त जिला अधिकारी समेत जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने कोविड-19 अस्पताल की तैयारियों का जायजा लिया। हालांकि उन्होंने इस बारे में मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं पता चला है कि आज ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से यहाँ आवश्यक दवाइयों और उपकरण लाए जाएंगे। এখানে ওই করোনার যারা পেশেন্ট আছে লেভেলে প্রশাসনিক লেভেলে যারা পেশেন্ট আছে আচ্ছা তাদেরকে এখানে নিয়ে এসে রাখা হয়। এখানে তো প্রত্যেকটা রুমে 2টো, কোনো রুমে 3টে, আর নিচে আছে ডরমেটরিতে টেবিল লাইফে কাজ। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं मालदा की ही कुछ तस्वीरें जहां पर टीएमसी बागी पंचायत के सदस्य ने पंचायत प्रधान के खिलाफ अविश्वास पत्र लिया। तो आइए दिखाते हैं वहाँ की कुछ तस्वीरें। तृणमूल कांग्रेस के बागी पंचायत सदस्यों ने प्रधान के खिलाफ लाया अविश्वास प्रस्ताव। पार्टी में उचित सम्मान नहीं देने का आरोप। कालियाचक 2 नंबर ब्लॉक के तृणमूल संचालित उत्तर लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत के उप समिति में बदलाव की मांग को लेकर पार्टी के कुछ बागी पंचायत सदस्यों ने बीडीओ के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश कर इस पर मतदान की मांग की है। इन बागी पंचायत सदस्यों ने बताया कि बीडीओ संजय घिसिंग द्वारा लॉकडाउन का हवाला देते हुए फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की प्रक्रिया नहीं कराई जा रही है। गौरतलब है कि कालियाचक ब्लॉक के उत्तर लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत के तृणमूल कांग्रेस के 16 सदस्यों में 12 सदस्य 4 उप समितियों के खिलाफ पंचायत में
अविश्वास प्रस्ताव लाया है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के बागी पंचायत सदस्यों ने आरोप लगाया कि पार्टी के पंचायत प्रधान कांग्रेसी व बीजेपी पर भरोसा कर अपना काम करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के पंचायत सदस्यों को उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है। यही कारण है कि प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। যে বিষয়গুলো একটু আগেই আমার জনপ্রতিনিধি লালটু বিশ্বাস বলে গেল যে আমরা বারবার একত্রিত হয়ে বিডিও সাহেবের কাছে এসে বলছি যে আমাদের সঞ্চালকের যে আস্থা যে ভোটটা বা এর যে ডেটটা আপনি খুব তাড়াতাড়ি আমাদেরকে চিঠি করুন। বিডিও সাহেব আমাদেরকে ডেটের পর ডেট এরকমভাবে বলেই যায়, আমরা হয়তো বিডিও সাহেবের কথায় আস্থা রেখে এরকমভাবে আসি, কিন্তু দেখলাম যে একটা সময় অর্থাৎ দীর্ঘ একটা সময় পার হওয়ার পরে আমরা আর কিন্তু ধৈর্য রাখতে পারছি না। আবারও আমরা যৌথভাবে আজকে বিডিও সাহেবের কাছে এসেছি এবং চাপ নিয়েই বললাম যে আপনাকে খুব তাড়াতাড়ি এটা করতে হবে। যাই হোক, বিডিও সাহেব আমাদের চাপে আজকে উনি বললেন যে না, আমরা আগামী কালকের মধ্যেই হয়তো আপনাদের চিঠি করে দেব। যাই হোক, বিডিও সাহেবের আজকের শেষ এই একটা আশ্বাস আমরা সবাই আজকে শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আগামী একদিন দেখে নিই বিডিও সাহেব যদি আমাদেরকে সত্যই চিঠি দেই এবং এই ডেটটা নির্বাচন করে তাহলে ঠিক আছে, আর যদি না হয় তাহলে আমরা আগামী দিনে আবার সেই রকম একটা বৃহত্তম আন্দোলনে যাব, যেটা আমাদের লালু সাহেব বলে গেলেন যে ডিস্ট্রিক্ট রাজ্য লেভেল যেখানে যেতে হয় আমরা যাব। যাই হোক, আমরা এই আশ্বাস নিয়ে আজকে বেরিয়ে আসলাম। আপনার পরিচয়? আমি সেতাবুদ্দিন আহমেদ, আমি আমার ওয়াইফ রাফিকা হোসনারা, আমি ওর হাজব্যান্ড, আমার ওয়াইফ বর্তমান জনপ্রতিনিধি। আমি আমার যে জনপ্রতিনিধিগণ যারা আছে তাদেরকে নিয়ে আজকে ব্লকে এসেছিলাম। আমরা আজকে বিডিও সাহেবের কাছে এসেছিলাম, উত্তর লক্ষ্মীপুর জিপির মেম্বার। আমরা বিগত দিনে ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা কমপ্লেন করেছিলাম সঞ্চালকের বিরুদ্ধে, প্রধানের বিরুদ্ধে। আমরা অনাস্থা করেছিলাম ফেব্রুয়ারি মাসে, কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসে অনাস্থাটা হয়নি। এপ্রিল মাসের 2 তারিখে আমাদের অনাস্থা ডেট ছিল, আস্থা ভোটের। কিন্তু বিডিও সাহেব 28 তারিখে আমরা মার্চ মাসের 28 তারিখে চিঠিতে জানাই যে কোভিড-19টা কেটে গেলেই আমরা আপনাদের চিঠিতে জানিয়ে দেবো। আমাদের পরে অন্যান্য জিপির সব সঞ্চালক নির্বাচনের জন্য চিঠি চলে গেল, এখন পর্যন্ত আমাদের চিঠি যাচ্ছে না। এই জন্য বিডিও সাহেবকে গত 15 দিন থেকে আমরা যখন তখন তাগাদা করছি যে কী ব্যাপার আমাদের চিঠি যাচ্ছে না কেন, কী ব্যাপার, কার চাপে আপনি এটা বন্ধ রেখেছেন, ব্যাপারটা কি জানালেন আজকে বিডিও সাহেব? বিডিও সাহেব আজকে বললো যে না, আমি কালকের মধ্যেই আমি চিঠি দিয়ে দেবো, যদি না হয় তো আমি চাকরি ছেড়ে দেবো, কিন্তু কালকেই চিঠি পাঠাই। और आगे बढ़ते हुए हम दार्जिलिंग की तरफ ले जाना चाहेंगे, जहां पर खाद्य सामग्रियां जो है वो लोगों में बांटी गई है, तो वहां की स्थिति आपको दिखाते हैं। दार्जिलिङ नगरपालिका अन्तर्गत वार्ड नम्बर 9 का विभिन्न गाउँ समाजहरूमा गोरामोमो सामाजिक सेवा अभियान अन्तर्गत गोरामोमो अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देश अनुसार विपन्न एवं असहायहरूलाई राहत स्वरूप खाद्य सामग्री वितरण गरेको जानकारी वार्ड नम्बर 9 का गोरामोमो सभापति अमर तामाङले दिएका छन्। दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्र विधायक निरज जिम्बाको सहयोगमा वार्ड नम्बर 9 का गोरामोमो युवा एकाइको पहलमा 105 विपन्न असहाय परिवारहरूलाई खाद्य सामग्री वितरण गरेको साथै वार्ड नम्बर 9 मा धेरै पर्यटन व्यवसायमा संलग्न दैनिक रोजगारीमा निर्भर हुने परिवारहरू धेरै रहेको कारण वार्ड नम्बर 9 का गोरामोमो युवा एकाइले सहयोगको निम्ति विधायक निरज जिम्बालाई अपिल गरे बापत राहत कार्य वितरण गरेको अमर तामाङले जानकारी दिएका छन्। वार्ड नम्बर 9 गोरामोमो वार्ड कमिटी साथै युवा एकाइको तर्फबाट विधायक निरज जिम्बालाई धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गरेका छन्। वार्ड नम्बर 9 का विभिन्न गाउँ समाजहरूमा सामूहिक रूपमा राहत सामग्री वितरण गरिदिएकोमा विधायक निरज जिम्बालाई वार्ड नम्बर 9 का समाजका सभापति रमेश मोक्तानद्वारा विधायक निरज जिम्बालाई धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गरेका छन्। हाम्रो वार्ड नम्बर 9 बासिन्दा हामी जतिवटा गाउँ छौँ, समाजहरू छौँ, त्यसलाई चाहिँ आज संयुक्त रूपमा एकै जग्गा आज यो पोन स्ट्यान्डमा यो राहत सामग्री वितरण गरिँदैछ र यो राहत सामग्री वितरण चाहिँ हाम्रो एमएलए निरज जिम्बाज्यूको तर्फबाट यो सामग्री बाँडिँदैछ र उहाँ अनुपस्थिति हुनुहुन्छ, तर भए तापनि यहाँ गाउँको भाइहरूले त्यसलाई प्रतिनिधित्व गरेर उहाँहरूले दुःख गरेर यो रासन बजारबाट किन्नु, ल्याएर प्याकिङ गर्नु, गाउँको मान्छेहरूको नाम लिस्ट गर्नु, उहाँले धेरै दुःख गरेको छ र सबैजना मिलेर चाहिँ एकपल्ट चाहिँ सबलाई यो जति पनि खट्ने मसिनो भाइहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ जोरदार ताली दिएर चाहिँ हामी एकपल्ट आज फेरि हामी वार्ड नम्बर 9 का युवा एकाइका भाइहरू फेरि तपाईँहरूको समक्ष अगाडि आइरहेछौँ। आज विशेष मेरो नाम अमर तामाङ, साथै वार्ड नम्बर 9 का हाम्रो युवा भाइहरू, साथै हाम्रो यहाँ सिनियर भेना
आज फेरि तपाईँको सामने आएर आज फेरि हामीले वार्ड नम्बर 9 मा हाम्रो दार्जिलिङ विधायक श्रीमान निरज जिम्बाज्यूको बाट हामीले राहत सामग्री 105 घरलाई हामीले राहत सामग्री प्रदान गर्न पायौँ। त्यसको लागि हामी वार्ड नम्बर 9 का सबै युवा एकाइद्वारा श्रीमान विधायक निरज जिम्बाज्यूलाई धेरै धेरै वार्ड नम्बर 9 का जनताको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै आज 105 घरमा जति पनि राहत सामग्रीहरू वितरण गरिदिनु भएकोमा दार्जिलिङ विधायक श्रीमान निरज जिम्बाज्यूलाई गाउँवासीले धेरै धेरै धन्यवाद दिएका छन् र आगामी दिनहरूमा पनि उहाँबाट यस्तै आशाहरू अपेक्षाहरू राखिएका छन् र उहाँलाई गाउँको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिएका छन्। साथै हामी वार्ड नम्बर 9 का युवा एकाइद्वारा पनि निरज जिम्बाज्यूलाई दार्जिलिङ विधायक निरज जिम्बाज्यूलाई पनि धेरै धेरै आन्तरिक हृदयबाट हामी सम्पूर्ण युवा वर्गको तर्फबाट धेरै धेरै। और इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको यह बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ी ऐलान की है। उन्होंने कहा है कि जो भी प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का स्वाब टेस्ट हो रहा था 4,500 रुपये उसकी कीमत थी, लेकिन इसको घटा करके 2,250 रुपये का एक अमाउंट जो है वो फिक्स किया गया है। और इसी के साथ साथ जो डॉक्टर देखते थे मरीज को उसके लिए जो एक कंसल्ट फी होती थी उस मूल्य को 5,000 से कमा के सीधे 1,000 पर कर दिया है। और ये काफ़ी राहत भरी खबर जो है वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से ये एक बड़ी ऐलान जो हुई है। जो भी मिडिल क्लास के फैमिली है उनके लिए 2,000, 2,500, 5,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो उनके लिए राहत मिली है सभी के लिए। तो ये काफ़ी खुशी की खबर जो है वो देखी जा रही है। जसरीत, तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन हम यही ख़त्म करना चाहेंगे। आपको हमने दिखाया उत्तर बंगाल से लेकर सिक्किम की विभिन्न जगहों की तस्वीरें। हम आपसे फिर कल मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए SK लाइव। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर।